नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी ऑर्केस्ट्रा लेकर। ये कहानी मैंने 10 जून 2002 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी ऑर्केस्ट्रा। हाथ की सभी अंगुलियां हाथ को समान शक्ति देती है, फिर भी दुनिया शायद ठीक कहती है कि हाथ की सभी अंगुलियां बराबर नहीं होती। भानु प्रकाश व्यास वैसे तो अपनी तीनों संतानों से बहुत प्यार करते थे, परंतु अपने पुत्र प्रवीण से उन्हें विशेष स्नेह था। प्रवीण तीनों संतानों में सबसे छोटा था। उससे बड़ी बहन प्रेरणा 2 वर्ष एवं सबसे बड़ी प्रियंका प्रवीण से 4 वर्ष बड़ी थी। अपनी सबसे छोटी संतान को माँ बाप अधिक प्यार करते हैं, यह प्रकृति का एक अबूझ रहस्य है। फिर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पुत्र पिता का प्रतिबिंब होता है, वंशवाहक होता है। दुनिया के ज्ञानी मानी चाहे कितनी बातें कर ले कि लड़के लड़की बराबर होते हैं, फिर भी सभी जानते हैं सच्चाई क्या है। प्रवीण शक्ल सूरत से भी अपने पिता की प्रतिकृति लगता था। एक बार स्कूल भेजने के लिए तैयार करके उसकी माँ रमा जब उसे कमरे से बाहर लाई तो भानुप्रकाश को लगा जैसे उनका बचपन लौट आया हो। आज वह हूबहू उनके बचपन की तस्वीर से मिल रहा था। वही रूप रंग, नैन नक्श, वही नैसर्गिक भोलापन, वही बाल सहज अबोधता, चपलता, जैसे कोई मृग शावक सारे जंगल को नाप लेना चाहता हो। शैशव कितनी असीम संभावनाओं से भरा होता है, कितना स्वप्निल, कितना मधुर, जैसे कोई मुट्ठी में आसमान कैद कर लेना चाहता हो। भानुप्रकाश पितृ स्नेह से अप्लावित हो उठे। प्रफुल्लित मुख एवं स्नेह भरी आंखों से पत्नी की ओर देखकर बोले, देखो रमा, इसकी शक्ल मेरे बचपन की तस्वीर से कितनी मिलती है। कहते कहते उनका मुखमंडल गौरव भाव से प्रदीप्त हो उठा। अक्ल भी तो सारी आप पर गई है, जिद्दी भी आप जैसा है। कितना ही समझा लो, जिद मनवा कर रहता है, घोड़े की तरह अड़ जाता है। दूध नहीं पीना तो नहीं पीना, यह ड्रेस पहनूंगा तो यही पहनूंगा, खेलूंगा तो खेलूंगा ही। आप ही ने इसे सर चढ़ा रखा है। पढ़ाई में जरा ध्यान नहीं देता। रमा तुनक कर बोली। भानुप्रकाश का नशा और चढ़ गया। पुत्र के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा एवं रमा की ओर देखकर बोले, अरे भाग्यवान, शेरों के बच्चे शेर ही होते हैं। जिद्दी ही सही, एक दिन तेरे बुढ़ापे की लाठी यही बनेगा। कहते कहते भानुप्रकाश की छाती फूल गई। तब भानुप्रकाश की उम्र करीब 45 वर्ष थी। सर पर यहाँ वहाँ झांकते सफेद बाल, लंबा पतला शरीर, गहरी दार्शनिक आंखों के ऊपर गोल्डन फ्रेम का चश्मा, गोरा रंग, तीखा नाक एवं यौवन को विदा कर बुढ़ापे का स्वागत करती हल्की झुर्रियां उन्हें उम्र से कुछ अधिक होने का आभास देती थी। प्रारंभ से ही रेलवे में नौकर थे। पहले लंबे समय बाबू थे, बाद में परचेज सेक्शन में हेड क्लर्क बने। महकमे में सभी की अच्छी आमद थी, कर्मचारियों की चांदी थी। सारा महकमा ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट था। ठेकेदार नोट लिए कर्मचारियों के आगे पीछे चक्कर लगाते, लेकिन मजाल, व्यास जी को कोई कुछ भी देने की हिम्मत करे। उनकी चारित्रिक दृढ़ता एवं ईमानदारी से ऊपर से नीचे तक सभी डरते थे। सभी व्यास जी से आंख बचाकर ही रकम डकारते। व्यास जी पुराने चावल थे, सभी को रग रग से जानते थे, पर विभाग में अशांति न हो अतः चुप रहते थे। इनके पाप ये भरेंगे। अपने गहरे अनुभव से उन्होंने समझ लिया था कि रिश्वतखोर कभी सुखी नहीं होते। कालांतर में कोई रोग पकड़ लेता है, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, किसी की बीवी बिगड़ जाती है, हराम का पैसा हराम में जाता है। जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी उन्होंने बेईमानी से समझौता नहीं किया। ईमान का ये बीज जो उन्हें जवानी में बोया, आगे रंगत लाया। कर्म की कसौटी पर खरा उतरने वाला व्यक्ति
उसकी कृपा से कैसे महरूम हो सकता है। कर्मठ किसान गेहूं के कुछ दाने बोता है और लहलहाती फसल पाता है। अब उनके रिटायर होने में 2 वर्ष शेष थे। प्रेरणा ने पिछले वर्ष एमबीबीएस किया एवं उसकी शादी वर्षांत पूर्व उसी के सहपाठी डॉक्टर विमल से हो गई। व्यास जी को घर बैठे गंगा मिल गई। यही नहीं, लड़के के पिता कट्टर आर्य समाजी थे। उन्होंने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। प्रियंका के पड़ोस में ही रहने वाले कैप्टन धीरेन्द्र के लड़के से कई वर्षों से गुप्त इश्क चल रहा था। इसी वर्ष दोनों के माँ बाप को उनकी कारगुजारियों का पता चला। आनंद फानंद दोनों की शादी हुई। शादी के 1 माह बाद दामाद बैंक ऑफिसर की परीक्षा में सेलेक्ट हो गया। प्रियंका स्वयं भी एमए गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसका भी प्राइवेट स्कूल में चयन हो गया। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। व्यास दंपति ने वर्षों से बोल रखी बद्रीनाथ यात्रा की। दोनों ने नारायण के चरणों में सिर टिका दिया। भानु प्रकाश एवं रमा दोनों की आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे, मानो ईश्वर से कह रहे हो, प्रभु अब हम आपसे और क्या मांगे। ये यात्रा तो मात्र आभार प्रकट करने की है। अब प्रवीण को भी आप ही मार्ग बताएं। यात्रा से वापस लौटकर व्यास जी ने एक भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया। रेलवे स्टेडियम के खुले मैदान में सर्वत्र चांदनी छिटकी हुई थी। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की मधुर स्वर लहरियां इसे और सुखकर बना रही थी। व्यास दंपति के मुखमंडल का उल्लास एवं हृदय की प्रसन्नता देखते बनती थी। आंखों में सुख हो तो कलेजे में ठंडक आ ही जाती है। ऐसे समय में भी पार्टी ना हो, उत्सव ना हो तो फिर कब हो। हमारी उपलब्धियां कोई ड्राई फ्रूट्स है जिसका आनंद बंद कमरे में लिया जाए। जिसे देखकर जमाना जले उसे नहीं दिखाएं तो फिर आनंद कैसा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पार्टी में उम्मीद से अधिक लोग आए। बधाइयों का तांता लग गया। रात्रि भोज के समय व्यास जी जब रमा प्रवीण अपनी बेटियों एवं दोनों दामादों के साथ खड़े थे तो उनके वर्षों पुराने मित्र छिब्बर साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई भानु प्रकाश, तुम्हारा परिवार तो एक ऑर्केस्ट्रा है। नजर न लगे सभी में कितना अच्छा तालमेल एवं गहरी समझ है। जिस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर आप जैसा समझदार आदमी हो, वहां मधुर स्वर लहरियां ही तो गूंजेगी। वहां डिसहारमोनी आ ही नहीं सकती। हमेशा इसी तरह आबाद रहो मित्र। ईश्वर हर बला से महफूज रखे। छिब्बर साहब ने सभी के बीच मुक्त कंठ से प्रशंसा की तो वे फूल की तरह खिल उठे। मुख पर घड़ा नशा छा गया। गर्वोन्मत्त व्यास जी ने मित्र को खींचकर बाहों में भर लिया। छाती में खुशी न समाती थी। एक गहरी सांस लेकर बोले, छिब्बर, ये तुम जैसे यारों की दुआओं का ही असर है। लेकिन आगे कुछ और ही लिखा था। सारे सुख विधाता को भी रास नहीं आते। नशे में झूमता शराबी नशा उतरने की कल्पना तक नहीं कर सकता। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का चंद्र तो पूर्णिमा की पूर्णता को छूना चाहता है। कृष्ण पक्ष की कल्पना भी उसके जहन में नहीं आती। प्रवीण ने जैसे तैसे बीए किया। मेरिट के हिसाब से क्लास के अंतिम 4-5 लड़कों में रहा होगा। उसका मन पढ़ाई में जरा नहीं लगता। दिन भर क्रिकेट खेलना, नए नए कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, सिनेमा देखना और मोटरसाइकिल पर इधर उधर घूमना ही उसका शौक था। लड़कियों के पीछे वो तितलियों की तरह भागता। पढ़ाई में भले कमजोर था पर युवतियों पर मानो टोना कर देता। उसके शरीर सौष्ठव पुरुषोचित रूप पर लड़कियां मरती थीं। मोहिनी आंखों से ऐसे देखता कि युवतियां उसके नाम की माला जपती। फूलों पर मंडराने वाला भंवरा फूलों के रस से कब तक बचेगा। उसका दिल उसी की एक सहपाठिन तस्नीम पर आ गया। तस्नीम रूप रंग शील विनय का खजाना थी। यही नहीं, उसका व्यक्तित्व भी आत्मगौरव से परिपूर्ण था। अन्य युवतियों की तरह उसने प्रवीण को कभी अपने पर हावी नहीं होने दिया। वह हमेशा उससे एक दूरी रखती, एक ऐसा खिंचाव जिसमें पुरुष
यंत्र चालित सा चला आता है। वस्त्रों की तरह मनुष्य का मूल्य भी मांग और पूर्ति के आधारभूत सिद्धांतों से बनता है। अगर अपना मूल्य घटाना है तो पूर्ति बढ़ा दीजिए, अगर बढ़ाना है तो पूर्ति कम कर दीजिए। उसका अहंकार प्रवीण के पौरुष को चुनौती देता। इंसान का व्यक्तित्व विरोधाभासी होता है। जो चीज उसके हाथ नहीं आती वो उसकी ओर ज्यादा लपकता है। प्रवीण ज्यों ज्यों उसके नजदीक आता वह दूरी बढ़ा देती। प्रवीण मृगमरीचिका की तरह उसके पीछे पड़ता। अंत में जब तस्नीम ने समझ लिया कि पंछी दीवाना है तो उसने प्रणय जाल ढाल ही दिया। तस्नीम विवेकशील, बुद्धिमान पर अत्यंत निर्धन घर से थी। पिता बचपन में गुजर गए थे, यहीं शहर के सरकारी अस्पताल में चपरासी थे। माता एवं उसका गुजर सारी उम्र पेंशन पर जैसे तैसे हुआ। तस्नीम भी मन ही मन प्रवीण से बहुत प्रेम करती थी। प्रेम को पाने के सबके अपने अपने तरीके हैं। तस्नीम के संयम एवं बुद्धि कौशल ने उसके प्रेम को विजय द्वार पर ला खड़ा किया। तस्नीम मुस्लिम परिवार से एवं प्रवीण पुरोहित ब्राह्मणों के खानदान से था। पुरोहितों के घर में तो दूसरे संप्रदाय वालों का प्रवेश तक वर्जित है, लेकिन समस्त वर्जनाओं को नकारने की शक्ति भी तो प्रेम में है। दोनों ने विवाह करना तय कर लिया एवं दो प्रेम योद्धाओं की तरह मोर्चा लेने मैदान में आ खड़े हुए। दोनों ने अपने अपने परिवार से इस बारे में सहमति मांगी। तस्नीम की अम्मा एक बार तो सर से पैर तक कांप गई, जैसे कोई कुफ्र गिर पड़ा हो। पल भर के लिए शरीर सुन्न हो गया। बाद में जब तस्नीम ने समझाया कि वे इस प्रणय यात्रा में बहुत दूर निकल चुके हैं तो वह मन मारकर बोली, बेटी आगे पीछे सब सोच लो, हम गरीब लोग हैं, बिरादरी में ऐसा बवाल मचेगा कि जीना दुश्वार हो जाएगा। हम कोई पाप नहीं कर रहे अम्मी, अब जमाना बदल गया है। बड़े बड़े कितने घरानों में ऐसी शादियां हो रही है, वहां कोई कुछ नहीं कहता। हमारा स्नेह संप्रदाय के सारे अवरोधों को हटाने की हिम्मत रखता है। खुदा के लिए इजाजत दे दो अम्मी, अन्यथा मरने के सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। कहते कहते तस्नीम फूट फूट कर रो पड़ी। हार कर भारी मन से उसकी अम्मी ने हाँ कह दिया। असली लड़ाई तो प्रवीण को लड़नी थी। एक परंपरागत पुरोहित ब्राह्मण का मुस्लिम युवती से विवाह, जैसे कोई नींव के नीचे की मिट्टी उखाड़ फेंकना चाहता हो। वो नींव जो नफरत व मनुष्य की मिट्टी से बनी थी। सदियों की धर्मांधता एवं कट्टरपन ने जिन्हें चट्टान सा कठोर बना दिया था, प्रेम की कुदाली से आज कोई उन्हें ढहा देना चाहता था। यह एक अद्भुत नवीन प्रयोग था, एक सीधी बगावत। प्रवीण ने पिता को अपना विचार बताया तो जैसे उन पर गाज गिरी। ऊपर की सांस ऊपर एवं नीचे की नीचे रह गई। क्षण भर के लिए भानु प्रकाश जड़ हो गए। रमा सहम कर मूर्तिवत खड़ी हो गई, जैसे किसी निर्दयी लकड़हारे ने एक विशाल वृक्ष की जड़ों पर अपनी तेज कुल्हाड़ी से वार किया हो। प्रवीण उनकी आशाओं का केंद्र बिंदु था। अभिलाषाओं का विशाल महल सेक चिल्ली के मंसूबों की तरह ढह गया। कोई अंधे से उसकी लकड़ी छीन ले, यही हाल व्यास जी का था। काटो तो खून नहीं, रोम छिद्रों से प्राण उड़ने लगे। टुकड़ा दे दे बछड़ा पाला, सींग लगे तो मारन चाला। उनके रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। गरज कर बोले, अबे क्या पागल हो गया है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं सहमति दे दूंगा? क्या बादलों में भी घोंसला बना है? असंभव संभव नहीं हो सकता। सदियों की मर्यादाओं में बट्टा नहीं लग सकता। हमारे पितर भ्रष्ट होकर गिर जाएंगे। भानु प्रकाश नाक की तरह फुफकार रहे थे। पर प्रेम तो मैंने संप्रदाय देखकर नहीं किया पापा। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म के स्वरूप को पहचाने। अगर सभी इंसान ब्रह्मा की रचना है तो फिर संप्रदायों के आधार पर यह मानवीय विभाजन कैसा? प्रेम ब्रह्म रूप है, नदी के दो किनारों को जोड़ने वाला सेतु है।
चाहे आसमान गिर जाए, मैं तस्नीम को धोखा देने की बात सोच भी नहीं सकता। आपसे इजाज़त मांगने इसलिए आया हूं कि कल आप यह न कह दें कि मैंने आपके आदर एवं एहसानों को लजाया है। अन्यथा आप अनुमति न दें तो भी जो होना है होकर रहेगा। जिसे विधाता ने रच दिया है वह टल नहीं सकता। प्रवीण ने दो टुक शब्दों में सारी बात साफ साफ व्यास जी को कह दी। व्यास जी के माथे पर सलवटें उभर आई। रमा लज्जा एवं दुख से सर झुकाए खड़ी थी, मानो मनोबोझ सर पे आ पड़ा हो। व्यास जी घुटे हुए अनुभवी व्यक्ति थे। सोचा तवा गर्म है। उन्होंने अपने आप को संयत किया। अब उन्होंने विवेक का सहारा लिया। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। धैर्य एवं कूटनीति उनकी अनुभवी आंखों में उतर आई। बेटे के सिर पर स्नेह से हाथ रखकर बोले, बेटे, मैंने दुनिया देखी है। प्रवाह के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध नाव खेने में तुम चरमरा जाओगे। समाज एवं सामाजिक नियम जीवन के आधार हैं। आधारहीन जीवन अभिशाप बन जाता है। कुछ रुक कर उन्होंने एक बार फिर ठंडे दिमाग से उसे समझाने की कोशिश की। तुम भावावेश में अपने सर्वनाश का न्योता दे रहे हो। दिस इज नथिंग बट इन्फेचुएशन। क्षण भर का यह नशा तुम्हारे सारे जीवन की शांति को लील लेगा। यह कहकर व्यास जी ने उसे स्नेह एवं करुण नेत्रों से यूं देखा जैसे अपने स्नेह एवं लालन पालन का मूल्य मांग रहे हों। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं पापा। मैं उससे विवाह का कॉल कर चुका हूं। अब मेरे कदम पीछे नहीं हट सकते। मैं अपने कॉल से नहीं मुकर सकता। अपने रूह और ईमान का खून नहीं कर सकता। व्यास जी के यक्ष प्रश्नों का प्रवीण युधिष्ठिर ही उत्तर दिए जा रहा था। अब उनसे भी न रहा गया। सारा धैर्य काफूर हो गया। एक गरजने लगा, एक बरसने लगा। हार कर उन्होंने रमा को इशारा किया। रमा ने भी हर तरह से समझाया। बहनों की, परिवार की इज्जत की दुहाई दी, पर यह प्रेम भट्ट टस से मस नहीं हुआ। माँ बाप का रुख देखकर चुपचाप वहां से चलता बना। आंधी के वेग को कौन रोक सका है। प्रवीण ने तस्नीम को अपने माँ बाप की राय बताई। दोनों की कुशाग्र बुद्धि ने समझ लिया कि यहां दाल नहीं गलने वाली है। दूसरे ही दिन दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली एवं घर आशीर्वाद लेने आए। व्यास दंपति ने दोनों को देखकर मुंह फेर लिया। भानु प्रकाश दोनों को देखकर ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई उनके मुख पर कालिमा पोतने आया हो। वह ऑर्केस्ट्रा जहां प्रेम की बांसुरी, स्नेह के सरगम एवं सहयोग के स्वर उठते थे, सभी एक दूसरे पर जान देने को तत्पर थे। जो एक धुन में गाते थे, आज एक दूसरे को देखने तक को तैयार न थे। दोनों बिरादरियों में मुखरित होते विरोध के स्वर मानो जले पर नमक छिड़क रहे थे। प्रवीण की बहनें पढ़ी लिखी थी। उसने सोचा शायद इस विपत्ति में उनसे मदद मिले, पर दोनों ने निगाहें फेर ली। गेंद की तरह माँ बाप की तरफ लुढ़क गई। ऐसी चुप्पी साधी जैसे मुंह में दही जमा हो। प्रवीण ने यहां से भी किनारा किया। हताश दोनों नवविवाहितों ने शहर छोड़ दिया। वे जयपुर से भोपाल आ गए। कुछ रोज धर्मशाला में बिताए। प्रेम में जीवन है, स्फूर्ति है। यौवन मद में डूबे प्रेमियों को क्या मथुरा, क्या काशी, क्या महल, क्या झोंपड़ी। मस्ती महलों की मोहताज नहीं होती। उसके लिए तो सिर्फ प्रेम भरे हृदय चाहिए। भोपाल में प्रवीण की मुलाकात उसके एक पुराने साथी विनय से हुई। विनय उसका स्कूल से कॉलेज तक सहपाठी था। यहीं बैंक में काम करता था। अब तक कुंवारा था। अकेला ही यहाँ एक फ्लैट में रहता था। प्रवीण ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। विपत्ति में जो 100 गुना स्नेह करे वही सच्चा मित्र है। विनय दोनों को अपने घर लेकर आया। एक कुंवारे के सपनों की तरह घर हर तरफ से बिखरा था।
घर की ऐसी हालत थी जैसे कोई पक्षी घोंसले में रहता हो। तस्नीम ने घर की व्यवस्था संभाली। कुछ ही दिनों में वे घर के सदस्य हो गए। घर अब घर लगने लगा। विनय ने युवा रोजगार योजना के तहत प्रवीण को बैंक से 2 लाख का ऋण दिलवाया। इन्हीं रुपयों से उसने एक अनुभवी मैकेनिक को साथ लेकर स्कूटर मरम्मत का वर्कशॉप प्रारंभ किया। प्रवीण के अनवरत श्रम ने वर्कशॉप को चंद वर्षों में ही उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। शीघ्र ही उसने बैंक ऋण चुका दिया। ऋण चुकाने से बैंक में उसकी साख बनी। कुछ समय उपरांत उसने अपनी गाढ़ी बचत से मार्जिन रकम देकर गृह निर्माण ऋण लिया एवं दोनों एक छोटे से फ्लैट के मालिक बने। इन्हीं दिनों विनय का जयपुर स्थानांतरण हुआ। उसे विदा देते समय दोनों का रोम रोम उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। उनके जीवन में वह एक फरिश्ता बनकर आया था। अब तस्नीम ने अपनी मां को भी भोपाल बुला लिया था। समय के साथ घाव भी भरने लगते हैं। हर घटना एक समय के बाद अपना अच्छा बुरा प्रभाव छोड़ने लगती है। समुद्र के ज्वार की तरह भावनाओं का ज्वार भी वक्त के साथ धीमा पड़ने लगता है। संस्कारित कृतज्ञ पुत्र अपने माँ बाप को कैसे भुला सकता है। सिद्धांतों की लड़ाई अपनी जगह है, कर्तव्य की पुकार अपनी जगह। कई बार स्वप्न में उसे लगता जैसे वो निर्जन जंगल में खो गया है। दूर खड़ी रमा दोनों हाथ फैलाए उसे पुकारती। वो माँ को लपकने को दौड़ता पर नींद खुल जाती। पिता के स्नेह एवं त्याग की स्मृतियां भी उसे पुकारती, पर उसकी स्थिति उस यात्री की तरह थी जो अपने वतन एवं अपनों से मोहब्बत होते हुए भी मजबूरी में उन्हें छोड़कर विदेश आ बसा हो। व्यास जी एवं रमा का भी कमोवेश यही हाल था। दोनों बूढ़े तोतों की तरह कुड़ते रहते। टूटा मंदिर फिर बन जाता है, पर फूटे कर्म कैसे जोड़ें। व्यास जी अब दार्शनिक की तरह भाव शून्य तकते रहते। घर भी अक्सर मौन रहते। एक बार उदास होकर रमा से बोले, हमारे जीवन में अब क्या शेष रहा है। जीवन के सारे स्वप्न हसरतें यथार्थ की आंच में झुलस गए। इतना बड़ा दुख भोग कर भी न जाने प्राण शरीर में क्यों फंसे हैं। दोनों यूं ही सुलगते रहते। दोनों को रह रहकर पुत्र की याद आती। कई बार विवल हो उठते, पर पिता पुत्र की जिद पांव में बेड़ियां डाले थी। दोनों की जिद लोहे के मोर्चे की भांति दिन दिन दृढ़ होती जाती थी। कई बार रमा ने व्यास जी से पुत्र एवं पुत्रवधू से मिलने का अनुरोध किया, पर बूढ़ा टस से मस नहीं हुआ, बल्कि 1-2 बार तो फटकार भी दिया। ऐसे कपूत से तो औलाद न होती तो अच्छा था। रमा सारे समाज में नाक कटवा दी। सारी जिंदगी तन कर निकलता था। इस कपूत ने शर्म से सिर झुका दिया। दोनों पुत्र एवं दामाद उन्हें सांत्वना देने आते। बस यही अब उनके जीवन आधार थे। बीच में एक बार प्रवीण 30 रोज पोलियो से पीड़ित रहा। व्यास जी को खबर भी लगी, पर वो उससे मिलने नहीं गए। उसके 1 माह बाद उच्च रक्तचाप के कारण व्यास जी चक्कर खाकर गिर पड़े। सिर पर गहरी चोट लगी। 10 रोज अस्पताल रहे। प्रवीण भी इस घटना से खबरदार था, पर पिता से मिलने नहीं गया। रिश्तों में जैसी बर्फ जम गई। रमा दिन ब दिन सूखती गई। घर वीराना हो गया। प्रवीण चला गया। देह से आंखें चली गई। अनाज कटने के बाद खेतों की जो दशा होती है, वही वीराना व्यास जी एवं रमा के जीवन में आ बसा था। जीवन प्लास्टिक के फूलों की तरह सुगंध विहीन हो गया। समय यूं ही बहता चला गया। व्यास जी को रिटायर हुए अब 3 वर्ष होने को आए। पुत्र स्नेह से उनका हृदय कई बार विकल हो उठता, पर वे कभी प्रवीण से मिलने नहीं गए। प्रकृति में कौन सी ऋतु स्थायी रहती है। ग्रीष्म की तपन को सावन की बरखा हर लेती है, फिर सर्दी की ठुठरन, पतझड़ एवं बसंत। सुख भी अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है। आज व्यास जी बाहर आराम कुर्सी पर बैठे थे।
मार्च की फाल्गुनी हवाएं उनके विकल मन को शीतलता दे रही थी। न चाहते हुए भी अतीत की यादें मन के आकाश पर पक्षी की भांति मंडराने लगी। प्रवीण को जितना भूलने का प्रयास करते वह और अधिक याद आने लगता। अतीत की स्मृतियां सजग होती, लगता जैसे दूर क्रिकेट का बल्ला कंधे पर लिए धूल से सना प्रवीण भागा चला आ रहा है। पापा, इस बार हमारी टीम फिर जीत कर आई है। व्यास जी के रुके हुए आंसू उबल पड़े। बुझी हुई आशाएं फिर जाग उठी। बालहट तो जगत प्रसिद्ध है, मैंने बूढ़ा होकर क्यों हट पकड़ ली। आंखों में वात्सल्य के मोती भर आए। उनका विकल मन पुत्र मिलन की उत्कंठा से भर उठा। फागुनी हवाएं बसंत को निमंत्रण दे रही थी। बसंत अपनी झोली में नवकुसुमों की सुगंध लेकर आ पहुंचा था। प्रकृति सुगंध बांटती फिरती थी। गर्वोन्मत्त ऋतुराज पतझड़ को परास्त कर विजय नशे में झूमता नजर आता था। एकाएक फोन की घंटी बजी। व्यास जी ने भीतर आकर फोन उठाया। भोपाल से तस्नीम की मां उन्हें बधाई दे रही थी। भानुप्रकाश जी, बधाई, आपके पोता हुआ है। ऐसा सुंदर चंचल है कि बस नजर न लगे। अब आप बच्चों को क्षमा कर दीजिए, जो हो गया सो हो गया। एक बार मेरे कहने से आप भोपाल अपने पुत्र को देखने जरूर आए। भानुप्रकाश का हठ क्षण भर में पिघल गया। उन्हें वो क्षण याद आए जब प्रवीण हुआ था। अतीत आंखों के आगे घूमने लगा। कैसे वो प्रवीण को स्कूल छोड़कर आते थे। कैसे एक बार उसे निमोनिया हो गया तो उन्होंने 2 रोज उपवास किया था। आंखें सजल हो उठी। एक बार फिर उनके विवेक ने उन्हें पुकारा। वृद्धावस्था समझौते का समय है, उन्माद एवं हठ का नहीं। पुराने वृक्ष न जाने कब उखड़ जाएं। उन्होंने रमा को बुलाकर खुशखबरी सुनाई। रमा कुछ कहती उसके पहले ही वे बोले, हम आज शाम भोपाल चलेंगे। रमा क्या कहती, ममता मानो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। उसके हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी। बुझी आंखें मुस्कुरा उठी। दूसरे दिन सुबह वे भोपाल पहुंच गए। स्टेशन से सीधे प्रवीण के फ्लैट पर आए। हृदय धक धक कर रहा था, पर पोते से मिलने का नशा उनमें एक नया जोश भर रहा था। धड़कते हृदय उन्होंने बेल बजाई। दरवाजा प्रवीण ने खोला। मां बाप को सामने खड़ा देख हृदय में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। जैसे वर्षों आराधना एवं तपस्या करने पर किसी भक्त का देव वरदान देने दरवाजे पर आ खड़ा हुआ हो। दंड की तरह गिरकर वह मां बाप के चरणों से लिपट गया। पापा, मुझे क्षमा कर दो। मम्मी, मुझे माफ कर दो। बेसुध वह न जाने क्या क्या कहे जा रहा था। व्यास जी ने उसे ऊपर उठाया एवं उसका माथा सूंघ कर बोले, तुम्हारे प्रेम पर हमें गर्व है बेटा। तुम सचमुच युग पुरुष हो। आज मैं हार कर भी जीत गया। अपने पोते को गोद में लेकर व्यास दंपति निहाल हो गए। विधाता ने नवोनिधियां व्यास सहित उनकी झोली में डाल दी। क्षमा, स्नेह एवं वात्सल्य की यह अलौकिक त्रिवेणी थी। 2 रोज बाद प्रियंका एवं प्रेरणा भी अपने पतियों के साथ प्रवीण के घर आई। गदगद हृदय एक बार फिर सभी जी भर कर मिले। सारे गिले शिकवे मिलन के आनंद में विसर्जित हो गए। स्नेह की स्वर लहरियां आज फिर गूंज रही थी। ऑर्केस्ट्रा आज फिर अपने उत्कर्ष पर बज रहा था। धन्यवाद मित्र, यही थी कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।